हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग जे कुडान। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। सो दोस्तों आज है हमारा 10th सेशन जिसमें अगेन हम 30 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ बताता चलूं कि जो शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज वेरी प्रिसाइज नोट्स रहेंगे विद MCQs, वो अवेलेबल हैं हमारी दोनों ऐप के अंदर, किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप और विंग जे कुडान की ऐप, दोनों के अंदर वो अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी उसको ले सकते हो। मॉक टेस्ट उसके अंदर अवेलेबल हैं, 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस और 900 MCQs की PDF भी है। ये सब अवेलेबल है, आप ले सकते हो कहीं से भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप कोई विंग से अकाउंटेंसी का कोर्स ले रहे हो तो आपको टाइप करना है कूपन कोड किरण सर के नाम से, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी काम की जानकारी। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो इनकम टैक्स के MCQs हैं वो किरन्स कॉमर्स जोन पे चल रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और जो मैंने आपको कहा कि जो मैंने PDF आपको दी है जिसमें शॉर्ट नोट्स हैं रिवीजन के लिए, उसके भी बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा ताकि आप लोगों की रिवीजन हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला MCQ क्या है? एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड टू विच दे रिलेट एंड नॉट व्हेन दे आर पेड बेस्ड ऑन। यानी ये जितने भी सारे एक्सपेंस की बात हो रही है ये उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं या फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस पीरियड से वो रिलेट करते हैं, ना कि जब वो दिए गए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इस साल का प्रॉफिट निकालना है तो आपको इस साल के एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे, वेदर पेड और नॉट, दिए हैं वो भी और जो नहीं दिए वो भी। और इसी साल की अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो इनकम्स भी इसी साल की आपको लेनी पड़ेंगी, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो ये जितने भी एक्सपेंस की बात हो रही है ये उसी पीरियड में लेने जिस पीरियड से रिलेट किए गए हैं, वेदर पेड और नॉट, किस अजम्पशन पे है। देखिए पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो सिंपली कहता है कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के चलता है और उसके हिसाब से बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट है या लॉस है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम और एक्सपेंस को मैच करना पड़ेगा। और मेन चीज क्या बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल? मेन चीज बोलता है कि जिस साल की इनकम है जिस साल का प्रॉफिट आप दिखाना चाहते हो उसी साल की इनकम दिखानी पड़ेगी, और जिस साल का प्रॉफिट आप दिखाना चाहते हो एक्सपेंसेस भी उसी साल के दिखाने पड़ेंगे। तो ये किसने कहा? ये कहा मैचिंग प्रिंसिपल ने। और उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं जिस पीरियड से एक्चुअली में वो रिलेट करते हैं उसी पीरियड में हम उनको दिखाते हैं, ना कि जब हमने पे किए। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल तो सिंपली ये कहता है कि आपकी बिजनेस की जो जर्नी है, लाइफ है, उसको अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर लो जो कि 12 महीने का होगा, ताकि आप अपनी साल दर साल परफॉर्मेंस को मैच कर सको। तो ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फिलहाल हमारा जो आंसर रहेगा वो है मैचिंग प्रिंसिपल। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज शोन बिलो द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाते हैं, किस बेसिस पे? मैट्रिटी प्रिंसिपल। दोस्तों ये प्रिंसिपल तो सिंपली ये कहता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिसको बताने या नहीं बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप ना भी दिखाओ तो चलेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मैंने अभी बता दिया, बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बेसिकली कहता है कि आप अपनी हर इंफॉर्मेशन दिखाओ। देखो ये दोनों प्रिंसिपल मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सब कुछ दिखाओ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि वो इंफॉर्मेशन जिससे किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है वो इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जिससे किसी के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो आप छुपा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की सेल्स जो हैं वो मान लो 1 करोड़ से घट के 10 लाख रह जाती हैं तो आपको बताना पड़ेगा भाई सेल कम हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी। लेकिन अगर उसी कंपनी में एक 500 रुपए की 1000 रुपए की चोरी हो जाती है तो आप ना भी दिखाओ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हर चीज दिखाओ, वो चीजें जो किसी के डिसीजन को चेंज कर सके। और मटेरियल कहता है कि भाई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे किसी के डिसीजन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो आप छुपा भी सकते हो। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को मैच करके प्रॉफिट निकालना है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी
हमें बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखानी है एज पर किस कंसेप्ट, मैंने कहा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि आपको हर इंफॉर्मेशन देनी है जो लाइबिलिटीज हैं एक्चुअल में उनकी भी, और जो लाइबिलिटीज बन सकती है जिनको हम कहते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी, चाहे एज ए फुटनोट दो आप। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस इज अप्लाइड टू, किस पे अप्लाई करते हैं, इज अप्लाइड टू, देखिए पहले इस प्रिंसिपल को समझ लें। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि आप एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप जरूर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बराबर है। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यस, अगर आपके स्टॉक की कॉस्ट प्राइस मान लो 10,000 है, लेकिन मार्केट प्राइस उसका कम हो गया, मार्केट प्राइस उसका मान लो 8,000 है, तो आपको 8,000 पे ही उसको रिकॉर्ड करना है, विच एवर इज लेस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। दूसरा, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि आपके जो डाउटफुल डेट्स हैं उसके लिए अलग से आप प्रोविजन बना लो, एक्सपेक्टेड लॉस है कि जो पैसा आपको लगता है कि नहीं मिलेगा उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसको भी रिकॉर्ड करना, तो ये भी इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये दोनों हैं। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी वो एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको राइट ऑफ करना, यानी डेप्रिसिएशन लगाना उसके ऊपर, तो वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज्ड बेस्ड ऑन समय सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करना है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, यहां पर खाली जगह है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रूडेंस, तो सिंपली मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल है। मटेरियल प्रिंसिपल मैंने बता दिया, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो किसी के काम की नहीं आप छुपा सकते हो। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अकाउंटिंग मेथड आपने एक बार अडॉप्ट किया साल दर साल, उसी मेथड से आपको काम करना है। और फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन दिखानी है। तो सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज्ड बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वो है कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट जो कंप्यूट किया जाता है किस कंसेप्ट पे कंप्यूट किया जाता है, तो ये मुझे लगता है कि फालतू में आ गया एक मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को मैच करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अलाउड, देखो इनकम टैक्स मैंने पहले भी बोल रखा है भाई, इनकम टैक्स में बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा उसके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो एमसीक्यूज में ज़रूर बीच में डाल रहा हूँ कि चलो कहीं तीर तुक्का लग गया, वहाँ यहाँ से आ गया, आपके दिमाग में याद रहा तो आप कर लोगे, अदरवाइज तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि इनकम टैक्स बहुत लेंथी है। फिर भी इस एग्जेम्पशन के बारे में बता दूँ, 54 एग्जेम्पशन देखो किस पे अलाउड है, ऑन सेल ऑफ लैंड नहीं, ऑन सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स नहीं, ऑन सेल ऑफ शेयर्स नहीं, ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। 54 जो एग्जेम्पशन है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये कहती है हाउस फॉर हाउस, हाउस फॉर हाउस। हाउस फॉर हाउस का मतलब क्या कि आपने मकान बेचा, आपने एक मकान को बेचा, सेल किया और आपको कुछ गेन हो गया, अब गेन पे टैक्स लगता है और उस टैक्स को बचाने के लिए आप एक नया मकान खरीद लो, परचेज कर लो या कंस्ट्रक्शन कर लो, तो एग्जेम्पशन 54 मिलेगी। फिर से बताता हूं, मकान के बदले मकान, मैंने एक मकान बेचा, उस मकान पे बेचने पे मुझे 1 लाख रुपए का सपोज करो गेन हो गया, ये मेरा गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं अपना टैक्स कैसे बचाऊं, तो जो मकान मैंने बेचा था उसके बदले में एक नया मकान परचेज कर लूं या फिर कंस्ट्रक्शन कर लूं, दोनों में से कोई भी काम कर लूं या दोनों कर लूं, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी 54। तो ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, बेचने पे, मकान के बेचने पे और मकान के खरीदने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। एग्जेम्पशन देखो, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट इन। पिछले केस में क्या था जरा पढ़ो कि कहाँ गए, हाँ पिछले केस में क्या था, किसके लिए अलाउ की जाती है, रेजिडेंशियल हाउस बेचने के लिए। और अब पढ़ो, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब बेचा आपने मकान और खरीदा भी आपने क्या, मकान, तो दो चीजों की बात हो रही थी। पिछले केस में बात हो रही थी कि आप मकान बेचोगे तो आपको एग्जेम्पशन 54 मिलेगी, और खरीदोगे क्या, इन्वेस्टमेंट किस में करोगे, मकान में, तो एग्जेम्पशन 54 मिलेगी। तो दो चीजों को हमें देखना है, सेल और परचेज। बेचा क्या, हाउस, खरीदा क्या, हाउस, ठीक है। तो ये जो है कि इन्वेस्टमेंट किस में होनी चाहिए, मकान में, और वो क्या था एग्जेम्पशन 54
कि एग्जेम्पशन 54 किस पे मिलती है भाई, मकान के बेचने में मिलती है, और कब मिलती है, जब आप नया मकान खरीद लेते हो, ठीक है। तो आंसर रहेगा रेजिडेंशियल हाउस। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B इज अलाउड। अब 54B एग्जेम्पशन किस पे मिलेगी भाई, आप जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदोगे उस पे मिलेगी। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा और एक बदले में एग्रीकल्चर लैंड खरीदा तो एग्जेम्पशन 54B मिलेगी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब इनकम टैक्स है तो इसमें एग्जेम्पशन ही ज्यादा होंगी। ऑन 1 Jan 2015 डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वाज 2500। कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो था वो 2500 था, ठीक है जी। कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस था कितना, 2500 का, बराबर। आफ्टर रिसीविंग 500 फ्रॉम राम, हमें राम से 500 रुपये मिला और पेमेंट हमने 200 रुपये वेजिस की और 450 रुपये रेंट दिया। बैलेंस कितना होगा भाई, जितना मिला वो ऐड कर लो। ऐड हमें राम से कितने पैसे मिले, राम से हमें मिला 500, तो हो गया 3000। और माइनस हमें करना है, एक तो क्या वेजिस, एक तो हमने वेजिस पे करनी है 200 रुपये की, दूसरा हमें रेंट भी पे करना है, कितने का, 450 का, यानी कुल 650 माइनस कर दो। देखते हैं जरा, 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 2350 हमारा आंसर है। तो कहाँ रहा ये, सी इज द राइट आंसर। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स अंडर एसटीटी, हमारे जो लिस्टेड शेयर्स हैं उस पे जो टैक्स है वो कितना है, याद रखो 15%। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर जनरली बैलेंस्ड, ये क्वेश्चन शायद हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम्स और एक्सपेंस, है ना, इनकम्स, प्रॉफिट, गेन या एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते, उनका टोटल सीधा ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते। तो ऑप्शंस आर पर्सनल एंड रियल अकाउंट, यस, पर्सनल और रियल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट नहीं भाई, नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते। तो जहां पर वर्ड नॉमिनल है वो आप क्रॉस कर दो कि नॉमिनल अकाउंट को कभी बैलेंस नहीं किया जाता, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, देखिए वैसे तो सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें पूछा गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट यहां पर कौन सा है, सिर्फ सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और साथ साथ ये भी बता दूं कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है ये, रिप्रेजेंटेटिव, ये भी याद रख लो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी होती है, आप सबको पता है लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, जब फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड का दोबारा बनना, और पार्टनरशिप डीड कब दोबारा फ्रेम की जाती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, जब नया पार्टनर की एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो उस समय जो हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आती हैं, उसी को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की, एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, बराबर है। तो यहां कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर हमने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दोस्तों वो हो गई जिसका बैलेंस शीट के अंदर हमें कोई रिकॉर्ड नहीं था, हमें बाद में पता चला कि कोई एक ऐसी लाइबिलिटी भी है जो हमने अभी रिकॉर्ड नहीं की। तो इसका मतलब हो गया कि जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो हमारा एक तरह का लॉस होगा, क्योंकि जो मान लो कोई आपकी लाइबिलिटीज पहले रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज 5000 की थी, बाद में पता चला कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है 1000 की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1000 की है, तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई, मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, गेन तो नहीं है, वो ये लॉस है। और किसको है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो अभी के पार्टनर हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लॉस, और लॉस किसको होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। अगर कोई नया पार्टनर है तो वो लॉस उसका नहीं है, क्योंकि वो उसके आने से पहले की लाइबिलिटी है। तो लॉस लेकिन किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
अब सेम वैसा ही है, लेकिन एसेट की जगह, सॉरी लायबिलिटी की जगह एसेट्स है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो गेन होगा, तो इट इज ए गेन टू द, अगेन किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। ये भी याद रखो, सब पार्टनर नहीं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वही बात है, लगभग सेम ही क्वेश्चन हो गया ये तो, कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है रिकॉन्स्टिट्यूशन पे तो गेन है भाई। तो ये फालतू में रिपीट हो गया क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ कमीशन, सॉरी ओमिशन अराइजेस व्हेन, एरर ऑफ ओमिशन कब अराइज होता है, ट्रांजेक्शन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल यस, जब एक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। बी, ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फंडामेंटली रॉन्ग, नहीं फंडामेंटली रॉन्ग होगा तो अगेन मैंने बता दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं उसको। ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड पार्शियली फुली रॉन्ग, पार्शियली पूरी तरह रॉन्ग, तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गया। तो हमारा जो फिलहाल एरर है वो है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिशन का मतलब हो गया जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्टिशियस एसेट्स इज, फिक्टिशियस एसेट्स क्या हैं? देखिए फिक्टिशियस एसेट्स, हमारे फिक्टिशियस में क्या आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? कोई बिजनेस आपने शुरू किया, बिजनेस के शुरू होने से पहले जो कोड वोड के खर्चे होते हैं उन सबको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स इज, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? यानी वो एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, लीजल प्रॉपर्टी नहीं, गुडविल, यानी ऐसे एसेट जो हमको दिखाई नहीं देते, जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट, और गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए जी नेक्स्ट पे, टोटल एसेट्स ऑफ मनीष ऑन 31 दिसंबर वर 80,000। मनीष के जो टोटल एसेट्स हैं, यानी जो टोटल एसेट्स हैं वो 80,000 हैं। उसके बाद उसने कहा कि क्रेडिटर्स 20,000 के, बैंक ऑफ आउट 20,000, बिल्स पेबल 16,000, कैपिटल कितनी की होगी? देखिए हमें कैपिटल पूछी है, और लाइबिलिटीज़ के अंदर हमें 3 तरह की लाइबिलिटीज़ दे दी, एक 20,000 की, एक 20,000 की, और एक 16,000 की। ये 3 तरह की लाइबिलिटीज़ दे दी। अब इन तीनों का अगर टोटल करता हूँ तो वो आता है 56,000। तो 80,000 माइनस कर लो 56,000, तो बाकी कैपिटल होगी उसकी 24,000। बी इज द राइट आंसर। बढ़ो जी आगे। इफ गुड्स इज रिटर्न टू द सप्लायर देन वी प्रिपेयर, अगर हम सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं, देखो हमने सप्लायर से गुड्स खरीदी, मतलब हमने खरीदी होंगी ना, मान लो मैंने गुड्स खरीदी थी रवि से, ठीक है, 5,000 की, उधार में गुड्स खरीदी थी रवि से 5,000 की, यानी रवि जो है मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। अब अगर मैं रवि को 1,000 की गुड्स वापस करूंगा तो मेरी जो लाइबिलिटी थी रवि वाली वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैं कहाँ लिखूंगा? रवि को डेबिट में। इंक्रीज हुई थी तो मैंने क्रेडिट कर लिया, डिक्रीज होगी तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो इसके लिए उसको क्या भेजूंगा? उसको भेजूंगा डेबिट नोट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, नॉमिनल अकाउंट की एग्जाम्पल आपको पता ही है, नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, कैपिटल अकाउंट नहीं है, ड्राइंग अकाउंट नहीं है, ये आपके पर्सनल अकाउंट है। तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट चाहे आप रिसीव कर रहे हो या किसी को पे कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो इन दोनों केसेस में नॉमिनल अकाउंट है, रिसीव कर रहे हो तो इनकम है, पे कर रहे हो तो एक्सपेंस है। चलिए जी नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एंट्री इज नॉट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में हम नहीं करते? मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। टोटल वैल्यू जो होती है उसमें से उसको सिर्फ माइनस कर दिया जाता है, उसकी अलग से रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। आंसर ए। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। तो ये मैंने बड़ी बार कहा कि फिक्स एसेट आपने खरीदा, उस पर कोई भी खर्चा आया, चाहे उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गए, किसी तरह का खर्चा आया, हम उस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, हम उस एसेट को ही डेबिट करेंगे। तो हमने मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे की हैं तो मशीन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो याद रखना किसी फिक्स एसेट पे जिस दिन हमने खरीदा अगर तब कोई खर्चा आया है तो हम एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ना कि उस एक्सपेंस अकाउंट को। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम इच ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट को इफेक्ट करेगी, अफेक्ट टू अकाउंट्स, अफेक्ट टू साइड्स ऑफ वन अकाउंट्स, अफेक्ट वन अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स, नन ऑफ दिस, अफेक्ट एट लीस्ट मिनिमम 2 अकाउंट्स, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स को जो वो इफेक्ट करेगी। चलिए जी नेक्स्ट पे, सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज्ड बेस्ड ऑन, ये हम आज के सेशन में पहले भी किया डिस्कस कि सेम अकाउंटिंग मेथड किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं कि हमें सेम ही मेथड अप्लाई करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। बाकियों के बारे में आज के टॉपिक में मैंने बड़ी बार बोल दिया तो आप सबको पता ही है अब उनका मतलब। चलिए जी, डैश मनी हैव कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें से किसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, सिंपल कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम या ऑल कैश बुक। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री जो बनेगी वो बनती है कैश एंड बैंक कॉलम में, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा करवाएंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे दोनों केसेस में कैश और बैंक की बात होगी, और जब कैश और बैंक की बात होगी तो कैश एंड बैंक कॉलम के साथ बनेगी। ठीक है, चलिए जी, ऑल कैश बुक में नहीं होगी क्योंकि ऑल कैश बुक में सिंपल कैश बुक भी आती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तो सभी नहीं। चलिए जी नेक्स्ट, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड नहीं करती, क्रेडिट परचेज। बिल्कुल, कैश बुक जब नाम ही कैश है तो इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, तो ना क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी, ना क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, तो इसका मतलब इन सब के रिकॉर्डिंग कैश बुक के अंदर नहीं होती है। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज, बैंक कॉलम जो कैश बुक है उसका कौन सा बैलेंस होता है, तो मैंने आपको बताया था कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस क्यों होता है, सिंपल सा रीजन कि कैश बुक की डेबिट साइड में हम जितनी कैश की रिसिप्ट हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मान लो मुझे 10,000 रुपये कैश की रिसिप्ट है तो मैक्सिमम पेमेंट कैश में मैं कितनी कर सकता हूं, जितनी मेरे पास 10,000 कैश है, तो मैक्सिमम पेमेंट मैं 10,000 करूंगा, इससे कम कर सकता हूं। इसलिए कभी भी क्रेडिट साइड मतलब 10,000 मेरे पास है तो मैं 11,000 की पेमेंट कैसे करूंगा, कैश तो नहीं कर सकता, हाँ उधार है लेकिन उधार तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए कैश बुक की जो डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस जो है कैश बुक का हमेशा, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। हाँ, बैंक कॉलम जो है उसमें क्योंकि मैं पेमेंट किसी को चेक से करता हूं तो बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, तो जो बैंक कॉलम होगा उसका इधर डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी जो बैलेंस है वो हो सकता है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, आज का आखिरी एमसीक्यू, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। डबल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि डबल कॉलम है तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, ऑल ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगी, कैश परचेज एंड कैश सेल्स ट्रांजैक्शन नहीं, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। अगर डबल कॉलम है तो उसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, या मैंने कहा था डबल कॉलम का मतलब कैश एंड डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, लेकिन खैर वो ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी है जो कि सही आंसर है। यही है आज के एमसीक्यूज दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक एमसीक्यूज का कल हम करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दूं कि किरण कॉमर्स जोन पे जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो डिस्कस करने वाला हूं। कल मैं उसका वीडियो ले आऊँगा तो आप वो ज़रूर देख लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।